कौन सा पेज नंबर है हमारा? सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले थे ना हम। थर्ड चैप्टर। हाँ जी, देखिए सेकंड चैप्टर है हमारा चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। क्लासरूम में मैम थर्ड चैप्टर होगा स्टार्ट। थर्ड, हाँ जी थर्ड होएगा। थर्ड, रोल ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग। असेसमेंट का क्या रोल है आपकी टीचिंग में और आपकी लर्निंग में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 3 पॉइंट। एक बार देख लेती हूँ कितने नंबर का है ये। थर्ड चैप्टर, टेन मार्क्स का है बेटा आपका ये चैप्टर। इसमें आप 3 में आएंगे। इसमें आपका एक तो है डिस्टेंस असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्ट्रेटजीज फॉर असेसमेंट एंड CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इस पे तो आप 5 स्टार लगा लो, CCE पक्का आएगा आपके पेपर में, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। चलिए निकालिए फर्स्ट पॉइंट आपका, मेजरमेंट से क्या अभिप्राय है, इसके कार्य बताइए। मेजरमेंट, आरती एक बार रीड आउट कर दे बेटे। ओके मैम। मेजरमेंट मापन का जीवन में अत्यधिक महत्व है। किसी वस्तु की मात्रा ज्ञात करनी हो, किसी स्थान की दूरी ज्ञात करनी हो, किसी मशीन की गति ज्ञात करनी हो, तो सभी के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे भौतिक मापन कहते हैं। शिक्षा एवं मनोविज्ञान में हमें जिस मापन की आवश्यकता होती है वह मानसिक मापन कहलाता है। मापन विद्यार्थी की संप्रति और उसके विकास को निश्चित करने का कार्य है। इसके अंतर्गत किसी गुण के संबंध में किसी उपयुक्त पैमाने के आधार पर तुलनात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मापन के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से कुछ विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस वस्तु का भी अस्तित्व है, उसका किसी न किसी मात्रा में अस्तित्व होता है, और जो कुछ भी किसी मात्रा में उपस्थित है उसे मापा जा सकता है। कर्लिंगर के अनुसार मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। हम इसके आगे पढ़ते हैं। हाँ पढ़ दे। थर्ड है शिक्षा के विश्वकोश एवं निर्देशिका में वर्णित मापन शैक्षिक क्रियाओं, अभ्यास एवं उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे उत्तरों को अंक प्रदान करना, मापनीय प्रदर्शन और छात्रों के व्यक्तित्व मापन एवं अन्य प्रकार के परीक्षण जो विद्यालयों में प्रचलित हैं। मापन शिक्षाध्रा प्रशासन, शोध एवं शैक्षणिक व्यवसायिक निर्देशन में सहायक होते हैं। मापन प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई का मापन करना, तथा मापन अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, जैसे बुद्धि मापना या वास्तविक अधिगम का परीक्षण करने की योग्यता। वास्तव में मापन वह प्रक्रिया है जिससे चर राशि को परिणाम में बदल दिया जाता है। सामान्य रूप में बस मापन प्रक्रिया के 3 कार्य होते हैं। रुक जाओ रुक जाओ। देखो मापन क्या होता है बेटा, किसी चीज को मापना, तोलना, उसकी मेजरमेंट करना। ठीक है, यानी कि किसी चीज में कितना वजन है, कितनी उसकी मात्रा है, कितनी दूरी है, ये सारी चीजों का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, अगर हम एजुकेशन की फील्ड में देखा जाए तो इसको हम मेंटल मेजरमेंट बोलते हैं कि किसको, बच्चे को कितना समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मेंटल मेजरमेंट कहलाती है, मानसिक मापन कहलाता है। मापन के जरिए हम ये देखते हैं कि बच्चे के गुणों से संबंधित यहाँ पर हम मापन करते हैं कि कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? बेटा तीसरा चैप्टर शुरू करवाया है सानिया, अभी शुरू करवाया जस्ट। मैंने आईसीटी वाली बुक का। हाँ जी, ICT वाली बुक का ओके मैम, देख रही हूँ। निकाल लो। निकाल लो ना। ऊपर ज्यादा गर्मी हो रखी हो, ज्यादा एग्जाम से ज्यादा याद रखने पर हाँ फिर ये चला लिया ना ये वाला। हाँ देखो मापन क्या है भाई, विद्यार्थियों के उसके डेवलपमेंट को बताता है। अगर हम एजुकेशन के फील्ड में देखें तो मेजरमेंट क्या है कि जो बच्चा है उसने कितना
सीखा है, ठीक है। तो ये देखना है कि हमारे बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, कितना उसके समझ में आया नहीं आया है, वो मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग बच्चे के फैक्टर्स को देखा जाता है और उनके आधार पर कंपैरिजन करके रिजल्ट निकाला जाता है, वो हमारा मेजरमेंट। अगर आप सिंपल भाषा में देखो तो आपका वजन मापना, ये भी क्या है, मापन है, ठीक है। आपकी हाइट मापना, ये भी क्या है, मापन है। अब आगे तीन वो दे रखी है आपको, एक थोरनडाइक की है, एक कर्लिंगर की है और शिक्षा के विश्व कोश की है, ठीक है, वर्ल्ड डिक्शनरी के। इन तीनों में से कोई एक डेफिनेशन आपको करनी है। यानी कि कर्लिंगर की इजी लग रही है मुझे। मापन नियमानुसार वस्तु व घटनाओं को संख्या प्रदान करता है, ठीक है। जैसे नियम के अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु है या घटना है उसको संख्या, जैसे आप अपना वेट तोलने लग जाते हैं तो वो केजी में दिखा देता है, ये मापन है। मापन का मीनिंग समझ में आया मेजरमेंट का? यस मैम। ठीक है, तीनों Yes, में ma'am. से कोई एक डेफिनेशन आपको करनी है। ओके सानिया, आप लेट जुड़े हो, समझ में आ गया बेटे? मैम समझ में तो आ गई। थर्ड यूनिट यही वाली है ना, रोल ऑफ हाँ असेसमेंट इन जी, टीचिंग एंड लर्निंग। हाँ जी, ये यही। असेसमेंट की आप मीनिंग बता रहे हो? हाँ, फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन शुरू किया अभी, मेजरमेंट वाला ही। मैम इसमें मेजरमेंट तो लिखा ही नहीं है। नहीं, हमारे में तो मेजरमेंट वाला ही है बेटा, मापन से क्या अभिप्राय का। इसमें हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम है आपकी तो इधर उधर क्वेश्चन हो रहा है। नहीं, हमारे में ये चौथा पांचवा क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो ना बेटा, यस ये मैम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे में। मैम मेरा तो स्टार्ट ही यहीं से हुआ है। चलो कोई नहीं, फिर आप आगे पीछे देख लो, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप पहले मेजरमेंट के बारे में पढ़ लो। ओके मैम। हाँ जी, इसमें ये दे दिया ना कि आपको एकदम थोड़ा सा बेस से बता दिया आपको कि मेजरमेंट क्या होता है, फिर आपको इजी हो जाएगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑन लर्निंग क्या है। मेजरमेंट समझ में आ गया? किसी वस्तु का मापना तोलना ही मेजरमेंट यस कहलाता है। मैम। और एजुकेशन में देखा जाए तो मेजरमेंट को हम मानसिक मापन कहते हैं। देखते हैं कि बच्चे को कितना समझ आया है, नहीं आया है, कितने उसके मार्क्स आए, ये मेजरमेंट है। तीन में से कोई एक डेफिनेशन आपको कर लेनी है। अब देखो, मेजरमेंट के तीन काम यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले तो जो भी वेरिएबल है जिसका मेजर करना है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमें। भाई हमें पहले पता तो हो ना कि हमें किस चीज का मापन करना है, किस चीज को मेजर करना है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, चर को अभिव्यक्त करने वाले जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको हमें क्या करना है, निर्धारित करना है। उसके बाद है व्यवहारगत, जस्ट अ मिनट। अब देखो, तीन काम इसने बताए हैं कि मेजरमेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना है जिसका हमें मेजर करना है। दूसरा, उस चीज से क्या क्या एक्टिविटीज हैं, किस किस एक्टिविटीज के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, उनका निर्धारण करना। और तीसरी बात इन्होंने बताई है, जो भी आपका व्यवहारगत परिवर्तन है, निरीक्षण के परिणाम और प्राप्तांक बदले की प्रक्रिया का, यानी कि जो भी आपको बिहेवियर से रिलेटेड जो भी चेंज आए हैं मेजरमेंट के दौरान, जो भी आपको रिजल्ट मिला है उसको डिस्प्ले करना। यानी कि तीन चीजें, सबसे पहले तो जिसका मेजर करना है उस चीज को आइडेंटिफाई करना। दूसरी बात, किस चीज से उसको मेजर करना है, कौन सी एक्टिविटीज के जरिए उसका मेजरमेंट करके बताना है, वो आइडेंटिफाई करना। और थर्ड में क्या है, जो आपका रिजल्ट आया है उसको शो करना। या तो आपके अगर मान लो बच्चे की देख रहे हैं मेजरमेंट, उसकी स्टडी से रिलेटेड देख रहे हैं, तो ये देखेंगे कि उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया है, पहले क्या था और अब क्या है, ये रिजल्ट देखना। उसके बाद है आपके वेरिएबल्स। इसमें मापन के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का मापन नहीं होता, अपितु उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं उनका मापन किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो मेरी मेजरमेंट करेंगे तो ये लगा लो फीता लेके मुझे तो नहीं माप रहे, यहाँ पे मेजरमेंट करने का मतलब मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं उनके आधार पर जज करना, ठीक है। तो यहाँ पर बताए गए हैं वेरिएबल, 4 वेरिएबल बताए इन्होंने। एबिलिटीज को देखा जाता है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनको देखा जाता है, एप्टीट्यूड कैसा है, और थ्रेट्स क्या क्या उसके अंदर लक्षण है, ये देखे जाते हैं। तो सबसे पहले एबिलिटीज में कि एक व्यक्ति की क्या योग्यता है उसके आधार पर उसका मेजर करना। दूसरा, उस व्यक्ति ने क्या क्या अचीवमेंट, अब तक क्या सीखा है, क्या प्राप्त किया है, ये देखना। एप्टीट्यूड में, अभियोग्यता में ये देखना कि एक व्यक्ति भविष्य में इन फ्यूचर क्या कर सकता है,
ठीक है। और थ्रेड्स में ये देखना कि किसी समय व स्थान पर किसी व्यक्ति के जिन व्यवहारों में क्या होती है, स्थायित्व हो, वह सामाजिक व्यवहारों से संबंधित हो और तब उसे लक्षण में व्यक्तिगत चर की संज्ञा दी जाती है। थ्रेड्स में ये देखना कि उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, बाकी लोगों के साथ फ्रेंडली नेचर का है या नहीं है, ठीक है, ये चीजें देखना उसके बिहेवियर थ्रेड्स के अंदर। तो ये 4 वेरिएबल है एक इंसान के, एक व्यक्ति के को मेजरमेंट करने के, कि उसकी एबिलिटीज को देखना। ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ऐसे तो आप अपना वेट भी तोलते हो, ठीक है, वो भी मेजरमेंट है, लेकिन आप अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 4 वेरिएबल को देखेंगे, कितनी एबिलिटी है बंदे के अंदर, क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या एप्टीट्यूड है, क्या क्या उसके बिहेवियर के थ्रेड्स हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। सानिया मिला या नहीं मिला बेटे? मैम इसमें ये है ही नहीं, चलो ये सब मैंने पूरा देख लिया, पूरे चैप्टर में नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है। यहीं से स्टार्ट हो रहा है असेसमेंट से। तो चलो कोई बात नहीं, आप इसको वैसे समझ लो। अगर मान लो पेपर में आ भी जाए तो मेजरमेंट आप सुना हुआ तो लिख सकते हो ना। यस मैम। आगे है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से क्या अभिप्राय है और इवैल्यूएशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, पढ़ दो भाई जरा। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का अर्थ पाठ्यक्रम के उद्देश्य और मूल्य की ओर छात्रों की प्रकृति और प्रगति का आकलन करना है। मूल्यांकन द्वारा ही छात्रों की विषयगत कठिनाइयों का आकलन का पता चलता है। उसने कितनी योग्यता अर्जित की है, ज्ञान, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति की दृष्टि से उसकी क्या प्रगति हुई है, भावी शिक्षा के लिए क्या आधार भूमि तैयार हुई है और इन सबके फलस्वरूप उसमें क्या व्यवहारिक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने हेतु मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। मूल्यांकन की परिभाषा है। कॉलिंस कॉल्बिट इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी में मूल्यांकन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। मूल्यांकन किसी भी कार्य प्रणाली में प्रयुक्त वह विधा है जिसके द्वारा समस्त कार्य की अंतिम स्थिति की गुण अवगुण के आधार पर जानकारी मिलती हो। क्लार एवं स्टार के विचार मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो व्यक्ति के कार्य से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। स्टेपलेशन एवं अन्य के अनुसार मूल्यांकन एक क्रिया अथवा प्रक्रिया है जो किसी मापन की वांछनीयता अथवा मान्यता को परखने के लिए उपलब्ध होती है। ये किन्हीं निर्णय विकल्पों को जांचने के लिए उपयोगी जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करने, प्राप्त करने और उपलब्ध कराए जाने की भी प्रक्रिया है। हम आगे भी पढ़ते हैं। हाँ, इसका ये पूरा पढ़ते ये वाला। मूल्यांकन एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता के न केवल ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष की जांच की जाती है, अपितु शिक्षक की एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित सभी क्रियाओं, सामग्रियों के उचित उपयोग या असफलता की जांच की जाती है। इस संदर्भ में शिक्षा आयोग 1964-1966 ने अपने प्रतिवेदन में मूल्यांकन की धारणा को इन शब्दों में व्यक्त किया है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न है। इससे छात्र की अध्ययन आदतों, छात्रों की शिक्षण प्रगति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मूल्यांकन की प्रविधियां वंचित दिशाओं में छात्रों के विकास समय में परिणाम संग्रहित करने का साधन। देखो इवैल्यूएशन क्या होता है भाई, अगर हम एजुकेशन के फील्ड में देखें तो इवैल्यूएशन का अर्थ है जो भी आपका कैरिकुलम है उसके उद्देश्य हैं, जो भी वैल्यूज हैं उनकी तरफ छात्रों की प्रोग्रेस को देखना। क्या है भाई, एजुकेशन के फील्ड में इवैल्यूएशन से अभिप्राय कि बच्चे के कितनी प्रोग्रेस हुई है, यानी कि एक छात्र की अपने सिलेबस को लेकर कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसको कितनी बात समझ में आई है, कितनी बात उसको समझ में नहीं आई है, किस विषय में बच्चे को कठिनाई है, कौन सा विषय उसको मुश्किल लगता है, ठीक है, किसमें उसने कितनी प्रोग्रेस हासिल की है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन कहलाता है। तो इवैल्यूएशन क्या है, बच्चे के अंदर ये देखना कि प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है, अगर नहीं हुई तो उसको कहाँ कहाँ पर कठिनाई आ रही है, तो ये इवैल्यूएशन कहलाता है। उसके बाद क्या है, आपको 3-4 डेफिनेशन दे रखी हैं, 3-4 डेफिनेशन में सारी आपको नहीं करनी, जोन सी डेफिनेशन आपको इजी लगे वो आपको कर लेनी है। देखो इसमें दे रखी है एक
इवैल्यूएशन किसी भी कार्य प्रणाली की का वह मेथड है जिसके द्वारा हम समस्त कार्य के अंतिम स्थिति में उसके गुण अवगुण के आधार पर जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मूल्यांकन वह सिस्टम है जिसमें हम सारे कार्य का करने के बाद ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है और इसके आधार पर क्या हमें जानकारी मिलती है। तो जो आपको इजी लगे वो डेफिनेशन आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद बताया गया है जो इवैल्यूएशन है वो क्या है, एक ब्रॉड प्रोसेस है, कोई छोटी काम नहीं है। इवैल्यूएशन करना, बच्चे का पूरे साल हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है। उसमें हमें बच्चे के तीनों एस्पेक्ट को देखना पड़ता है, उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी देखना पड़ता है, उसके इफेक्टिव को भी और फंक्शनल एस्पेक्ट को भी देखना पड़ता है। कॉग्निटिव यानी कि बच्चे को क्लास में कितना पढ़ाई से रिलेटेड समझ में आया है या नहीं आया है, और इवैल्यूएशन के दौरान उसके अफेक्टिव डोमेन यानी कि उसके भावनात्मक पक्ष को भी देखना पड़ता है कि बच्चे के ड्यूरिंग क्लास के दौरान या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे की भावनाएं कैसी रही है। ठीक है, बाकी बच्चों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है, कैसी भावनाएं वह रखता है। और फंक्शनल एस्पेक्ट कि कितना अच्छा काम वह क्लास में कर रहा है या नहीं कर रहा, शैतानी कर रहा है या कुछ और कर रहा है। तो तीनों एस्पेक्ट की जांच करना होता है इवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, अब क्या बताया गया है, इवैल्यूएशन क्या है, एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही एक अंग होता है, और इससे छात्र की जो भी अध्ययन आदतें हैं और शिक्षक की, इसमें एक तो स्टूडेंट की क्या क्या लर्निंग हैबिट्स हैं और टीचर की क्या क्या लर्निंग मेथड है, उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इवैल्यूएशंस के मेथड वांछित दिशाओं में छात्रों की डेवलपमेंट के समय में प्रमाण संग्रहित करने का साधन है। यानी कि क्या है, इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज इवैल्यूएशन कर दिया कल नहीं होगा, नहीं, आप डेली अपने बच्चे का काम भी चेक कर रहे हो, देख भी रहे हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम का एक अभिन्न अंग है जिसमें आप छात्र की ये देखना है कि स्टडी हैबिट है या नहीं है, टीचर क्या क्या मेथड से पढ़ा रहा है और उसका बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा इवैल्यूएशन कहलाता है। मीनिंग क्लियर हुआ इवैल्यूएशन का? यस मैम। सबको हो गया? चलिए फिर इसकी पढ़ते हैं फीचर्स। फीचर्स में देखो क्या क्या बताया गया है। फीचर्स क्या है, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, इवैल्यूएशन परीक्षण के एक व्यापक कंसेप्ट है जिसमें मापन व परीक्षण दोनों का समावेश होता है। मूल्यांकन क्या है, एक ब्रॉड कंसेप्ट, तो क्या है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। दूसरा एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें आपका मेजरमेंट, मेजरमेंट ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें आपका इवैल्यूएशन ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें आपका मेजरमेंट और आपका एग्जामिनेशन, ठीक है, दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का होता है। इवैल्यूएशन में आप संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक दोनों प्रकार का इवैल्यूएशन आप करते हो। देखो भाई, आप क्वालिटेटिव कैसे करते हो, बच्चे को आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट को चेक करके नंबर दे दिए, तो वो होता है आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है, यानी कि मात्रात्मक या संख्यात्मक आपका मूल्यांकन। ठीक है, एक होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आप बच्चे की क्वालिटी देखते हो कि बच्चा क्लास में किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, कैसा है वह, तो उसमें उसका क्वालिटेटिव। इसका मतलब आपका जो इवैल्यूएशन है वह क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप का होता है। इवैल्यूएशन क्या चाहता है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहता है। ठीक है, आप भी तो ये चाहते हो ना लास्ट में रिजल्ट में कि हमारे बच्चे को सब कुछ आ जाए। इवैल्यूएशन कार्य का जो रिजल्ट है वह या तो सफलता में दिखाएगा, या तो सक्सेसफुल हो जाएगा, या सक्सेस नहीं होगा। इवैल्यूएशन एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इवैल्यूएशन द्वारा शिक्षा का उद्देश्य केंद्रित बनाया जाता है, यानी कि इवैल्यूएशन के द्वारा एजुकेशन को ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड बनाया जाता है। इवैल्यूएशन लर्निंग प्रोसेस के लिए गाइडलाइंस देता है। इवैल्यूएशन केवल गाइडलाइंस ही उपलब्ध नहीं कराता बल्कि उन्नत भी बनाता है। इवैल्यूएशन एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, एक और जहां व्यक्ति के सभी एस्पेक्ट का इवैल्यूएशन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस बात की भी जांच की जाती है कि शिक्षण का संचालन समाज की आवश्यकताओं, आदर्शों और
मापदंडों के अनुसार हुआ है या नहीं है। इवैल्यूएशन क्या है? एक सहकारी प्रक्रिया है। इसमें छात्र, शिक्षक अथवा अभिभावक आदि सभी स्रोतों का आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हैं। यह क्या है? एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिसमें आप ये देखते हो कि ऑब्जेक्टिव को किस सीमा तक अचीव किया गया है, क्या क्या समय जो मटेरियल है उपलब्ध है या नहीं है, बच्चे के व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुए हैं, बालकों के लिए कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव प्रभावपूर्ण है या नहीं है। भाई 12 पॉइंट दे रखे हैं, इतने ज्यादा पॉइंट करने की जरूरत नहीं है आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन आना, 4-5-6 पॉइंट बहुत हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जिसमें आपका मेजरमेंट और एग्जामिनेशन दोनों शामिल होते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों नेचर का होता है। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये बताता है कि बच्चा सफल हुआ है या नहीं हुआ है। 6 पॉइंट है, इवैल्यूएशन एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इवैल्यूएशन द्वारा शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाया जाता है। इवैल्यूएशन अधिगम प्रक्रिया को क्या है? गाइडलाइंस देता है बच्चों को, ठीक है। एक सोशल प्रोसेस है, एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, बच्चे की बिहेवियरल चेंज को बताती है, ठीक है। तो 5-7 पॉइंट जितने आपको याद रह सके इतने आप पॉइंट कर लेना। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो। मूल्यांकन का महत्व। स्थूल रूप में कहा जाता है कि शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की ओर छात्रों की वृद्धि और प्रगति का आकलन है। मूल्यांकन द्वारा इस बात का निश्चय किया जाता है कि कोई उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो गया है अथवा छात्र के व्यवहारगत परिवर्तन क्या रहे। सेकंड, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षक द्वारा प्रयुक्त सभी क्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण रही। थर्ड है, स्वयं शिक्षक की योग्यता शिक्षण को किस सीमा तक प्रभावित कर रही है। अतः मूल्यांकन के महत्व को निम्नलिखित 3 दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया जा सकता है। देखो बेटा, मूल्यांकन का क्या महत्व बताया, क्या इंपॉर्टेंस बताई है इसकी। एक तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये देखता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ तक अचीव कर लिया है, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सभी क्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरी ये बात देखना कि जब हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया तो उस दौरान जितनी भी एक्टिविटीज की गई है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये देखना। जब स्वयं टीचर की योग्यता टीचिंग की किस सीमा तक प्रभावित कर रही है, और ये देखना कि टीचर जो टीचिंग करा रहा है वो किस सीमा तक आपको इफेक्ट कर रही है। यानी कि इवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये देखना कि बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, और बच्चे ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ तक अचीव किया है। दूसरी बात ये देखना कि जितनी भी एक्टिविटीज की गई हैं उनमें से कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और तीसरा ये देखना कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है आपके ऊपर, ठीक है। तो इवैल्यूएशन के महत्व को इन 3 दृष्टिकोणों से देखा जाता है, शिक्षक के द्वारा, शिक्षक प्रक्रिया और छात्र, यानी कि टीचर, टीचिंग प्रोसेस और स्टूडेंट। टीचर क्या है भाई? लेसन प्लान की उपयुक्तता जांच कर सकता है। टीचर क्या करता है भाई इवैल्यूएशन के अंदर? अब तीनों के काम बता दिए हैं यहाँ पर कि इवैल्यूएशन के अंदर टीचर का क्या काम है, आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है वो क्या उस समय क्या होता है, और स्टूडेंट है उसका क्या काम है। तो टीचर क्या करता है? ये जांच करता है कि मैंने जो लेसन प्लान बनाया है वो सही है या नहीं है। लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है? उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगता है। और छात्र क्या करता है? समान आयु के छात्रों को वर्गीकृत करने के लिए, ठीक है, कि जितने एक जैसी एज के हैं उनको एक साथ बिठा के। शिक्षक टीचिंग मेथड का समुचित प्रयोग किया या नहीं ज्ञात कर सकता है। सबसे पहले तो आप ऐसा करो, टीचर के ही देख लो, टीचर क्या कर रहा है। सबसे पहले तो ये देख रहा है कि जो मैंने लेसन प्लान बनाया था वो सही है या नहीं है, टीचिंग मेथड जो मैं अपना रहा हूँ वो सही है या नहीं, बच्चों को समझ में आता होगा या नहीं आता होगा। तीसरी बात इन्होंने बताई टीचर के लिए, ये देखना कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका सही तरीके से बंदोबस्त किया है या नहीं किया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। फिर 4th पॉइंट बताया है हमें पुनर्बलन मिलता है, ठीक है। 5th पॉइंट बताया है निर्देश के लिए आधार प्राप्त होता है, ठीक है, जो गाइडलाइंस दी गई उसके लिए एक बेस प्राप्त होता है। और टीचिंग प्रोसेस में क्या बताया गया है, इवैल्यूएशन का महत्व,
एक तो उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगाना कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है। दूसरा, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देने हेतु, मान लो कहीं पर कोई गड़बड़ हो गई तो हमें रेमेडी भी तो तैयार करनी है और फिर बच्चों को इंस्ट्रक्शन भी देना है कि आपको इस तरीके से इसको प्राप्त करना है। टीचिंग मेथड की उपयोगिता व कमियों का ज्ञान प्राप्त करना, स्ट्रेटजी रचना में सुधार करना, पाठ्य पुस्तकों की उपयुक्तता की जांच करना, पाठ्य पुस्तकों की उपयुक्तता व कमियों की जानकारी प्राप्त करना, मूल्यांकन प्रविधि की जानकारी प्राप्त करना। ये सारी चीजें यानी कि लर्निंग प्रोसेस में ये देखना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है, जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो सही से दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे, टीचिंग मेथड कहाँ उपयोगी है कहाँ पर इसकी कमियां हैं ये चीजें देखना, स्ट्रेटजीज में जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसमें सुधार करना, जितने भी टेक्स्ट बुक हैं उनकी अच्छे से जांच करना इवैल्यूएशन के दौरान, सिलेबस की में क्या क्या कमियां हैं इसकी जानकारी होना, और 7th इवैल्यूएशन प्रोसेस की जानकारी प्राप्त करना। तो ये है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें इवैल्यूएशन का क्या महत्व है? अब है छात्रों के लिए इवैल्यूएशन का क्या महत्व है? छात्र समान आयु के छात्रों में क्लासिफाई करने के लिए यानी कि एक ही एज ग्रुप के बच्चे हैं तो उसमें इवैल्यूएशन से ये पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है कौन सा नहीं है, कौन सा फर्स्ट आया कौन सा सेकंड आया। दूसरा है एक दूसरे से एवं एक ही छात्र के स्तर के प्रारंभ से अंत तक उपलब्धि, ये देखना कि एक ही बच्चे ने स्टार्टिंग में वह कैसा था एडमिशन के टाइम पे और रिजल्ट के टाइम तक उसमें क्या सुधार हुए हैं ये देखना। आगे छात्रों की जितनी भी कमजोरियां हैं उसका निदान करना। 4th है पुनर्बलन। 5th है व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना कि बड़े कैसा बिहेवियर कर रहे हैं छोटे बच्चे कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। विद्यार्थियों में निहित क्षमताओं की जानकारी के लिए यानी कि एक बच्चे के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं उनको जानने के लिए भी इवैल्यूएशन आवश्यक है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है, तो इसके प्रोसेस के स्टेप पढ़ दो। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध निम्नलिखित प्रश्नों से होता है। मूल्यांकन क्यों करना है, मूल्यांकन करना किसका करना है, मूल्यांकन कैसे करना है। स्पष्ट है कि मूल्यांकन समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किए गए लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हो रही है की जांच करता है। इस हेतु उद्देश्य प्राप्ति की क्रिया में सम्मिलित शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु से संबंधित पुस्तकें, विधियां, प्रविधियां, सहायक सामग्री आदि सभी का मूल्यांकन किया जाता है। अंत में मूल्यांकन किस विधि से किया जाता है इसका निर्णय लिया जाता है। इस आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। फर्स्ट है उद्देश्यों का निर्धारण। सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में निर्धारण करते हैं। सेकंड है अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं का निर्धारण। शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि की सहायता से अधिगम परिस्थितियों का निर्माण। थर्ड है मूल्यांकन की प्रविधियां का चयन एवं निर्माण। प्रविधियों के चयन के आधार। मूल्यांकन विधि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप हो, वंचित व्यवहार के विषयों में प्रमाण प्रदान करती हो, वस्तुनिष्ठ हो, सरलता से प्रयुक्त की जा सकती हो। ठीक है, देखिए इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं यानी कि जब आप एक बच्चे का प्रोग्रेस देखते हो तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हो, कैसे करोगे इवैल्यूएशन। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण। दूसरा, जो आपकी लर्निंग की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका निर्धारण करना। तीसरा, इवैल्यूएशन के मेथड का चयन या प्रविधियों के चयन के आधार। सबसे पहले बात बताई गई है उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो आप सबसे पहले जब किसी बच्चे का इवैल्यूएशन करते हो तो आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब या तो बच्चे के आप फिजिकल एस्पेक्ट को देख रहे हो कि बच्चे में कितनी लंबाई बढ़ी है कितनी नहीं, या फिर आप ये देख रहे हो कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आया है। तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप इवैल्यूएशन किस बेस पे कर रहे हो। दूसरी बात बताई गई है कि आपकी टीचिंग लर्निंग की क्रियाओं का निर्धारण करना कि कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग आप क्रियाएं एक्टिविटीज यहाँ पर करोगे। टीचिंग के मेथड देखोगे, सहायक सामग्री मटेरियल क्या क्या उपलब्ध है, पाठ्य वस्तु आदि की सहायता के लिए लर्निंग परिस्थितियों का निर्माण सही है या नहीं है, बुक्स उपलब्ध है या नहीं है, सिलेबस पूरा है या नहीं है। इवैल्यूएशंस के मेथड का चयन एवं निर्माण। सबसे पहले मूल्यांकन विधि शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए, वांछित व्यवहार के विषय में प्रमाण प्रदान करती हो, वस्तुनिष्ठ हो, सरलता से उपयुक्त की जा
सकती हो। तो ये इन्होंने बताया है हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस के स्टेप, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करने हैं कि हमें बच्चे के कौन से एस्पेक्ट का इवैल्यूएशन करना है। दूसरा, कौन कौन सी एक्टिविटी या कौन कौन से मेथड के द्वारा बच्चे का इवैल्यूएशन करना है। तीसरा, ये चयन करना यानी कि इवैल्यूएशंस के मेथड का चयन एवं निर्माण करना, कि सबसे पहले तो हमें शैक्षणिक यानी कि टीचिंग में देख रहे हैं, हम लर्निंग में देख रहे हैं, तो शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुरूप हो, वांछित व्यवहार के विषय में प्रमाण प्रदान किया जाए, वस्तुनिष्ठ हो और सरलता से प्रयुक्त की जा सके। आगे है, समझ में आ गया इसकी प्रोसेस। समझ में आई या नहीं आई बेटे? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस बताइए। नेक्स्ट पेज का पढ़ दो जो बॉक्स में बना के दे रखा है। आरती के अलावा और कोई पढ़ना चाहता है? हाँ पढ़ दो फिर। दे रखा है सानिया आपके में ये मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। इसमें एक इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, नीड टू स्टडी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। नहीं, वो लास्ट में इसमें दे रखा है। लेकिन मैम इसमें इसके पहले का कुछ दिया ही नहीं है, पता नहीं कैसे दिया। अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप सुन लो। नेहा, राज और ऋतु में से कोई पढ़ना चाहती है? हाँ पढ़ दो। सीधा डिफरेंस से चालू, हाँ सीधा जो डिफरेंस है ना वहीं से शुरू कर दो। मापन तथा मूल्यांकन के में अंतर। मापन किसी भी प्राप्ति तथा है, किंतु मात्रा ये का सापेक्ष सापेक्ष एक मिनट है मूल्य नेहा, मूल्यांकन द्वारा ज्ञात होता है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। Yes, जो अगले पेज पे डिफरेंस दे रखा है ना, सीधा डिफरेंस पढ़ दो। आपको यहाँ पर बार बार आपको वो देने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन हर बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा अंतर क्वेश्चन डिफरेंस आए तो डायरेक्ट टेबल बनाओ बीच में से और बना के लिख दो। अंतर का आधार। हम्म, हेडिंग है अंतर का आधार, मापन, मूल्यांकन। फर्स्ट है विशेषता। विशेषता में मापन का माप की संख्या दर्शाता है और मूल्यांकन गुणवत्ता प्रदर्शित करता है। सेकंड है प्रकृति, यह एकांगी है। मूल्यांकन इसका है यह बहुमुखी है। थर्ड है प्रक्रिया, मापन इसका यह स्थिर व स्थूल प्रक्रिया है। मूल्यांकन व्यापक एवं सतत प्रक्रिया है। फोर्थ है क्षेत्र, मापन यह परंपरागत परीक्षण एवं परीक्षाओं तक ही सीमित है। मूल्यांकन अभिरुचियों अभिवृत्तियों आदि का भी मापन करता है। फिफ्थ कार्य, फर्स्ट मापन में फर्स्ट है वर्गीकरण, सेकंड चयन, थर्ड तुलना, फोर्थ है भविष्यवाणी करना, फिफ्थ निंदा, सिक्स शोधन शोध। मूल्यांकन है फर्स्ट है शैक्षिक उपलब्धि, सेकंड है कौशल, थर्ड है भौतिक विकास, फोर्थ है मानसिक विकास, फिफ्थ है नैतिक विकास, सिक्स्थ है सामाजिक विकास। ठीक है। अब देखो इसने बताया है इवैल्यूएशन में और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखो भाई, मेजरमेंट तो क्या होता है, मेजरमेंट माप की संख्या को दर्शाता है। मेजरमेंट क्या है, हमारी एक क्वांटिटी को दर्शाता है। इवैल्यूएशन हमारी क्वालिटीज को दर्शाता है, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है, सिर्फ एक कंसेप्ट होता है, और इवैल्यूएशन में हम बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी कि आपकी एक चीज को नहीं देखा जाता, खाली आपके नंबरों को नहीं देखा जाता। जैसे मेजरमेंट में खाली आपके पेपर के नंबरों को देख लिया,
टेस्ट को देख लिया मैंने, ठीक है, मान लो FA1 का टेस्ट लिया तो मैंने खाली आपके नंबरों को देख लिया, लेकिन इवैल्यूएशन में मैं आपकी क्वालिटीज को भी देखूंगी कि बच्चा जरूरी नहीं है कि इस बार ना पढ़ पाया हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, क्लास में बच्चा हमेशा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो मेजरमेंट तो क्या है, क्वालिटेटिव नेचर्स का है, और मेजरमेंट तो क्या है, क्वांटिटेटिव, और दूसरा क्वालिटेटिव। वो क्या है, एक सिंगल कंसेप्ट है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐड होते हैं इवैल्यूएशन में। वो क्या होता है, हमारा मेजरमेंट फिक्स होता है, ठीक है, और ये क्या है, इवैल्यूएशन हमारा ब्रॉड कंसेप्ट होता है और कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस होती है। और मेजरमेंट क्या है, आपके जैसे ही एग्जाम लिए एग्जाम तक ही सीमित होता है, लेकिन इवैल्यूएशन आपकी जितने भी एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, उन सब का मेजर करना है, और वह आगे तक चलता है। उसके बाद कार्य है, मेजरमेंट में आप कौन कौन से काम करते हो, आप क्लासीफाई करते हो, आप सिलेक्शन करते हो, आप कंपैरिजन करते हो, आप फोरकास्टिंग करते हो, आप डायग्नोस्ट करते हो, और आप रिसर्च करते हो। ये है मेजरमेंट का काम। और इवैल्यूएशन का काम क्या है, आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स को देखना, आपकी स्किल्स को देखना, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट को देखना, आपकी मेंटल डेवलपमेंट को देखना, आपकी मोरल डेवलपमेंट को देखना, और आपकी सोशल डेवलपमेंट को देखना। समझ में आ गया या रिपीट करूं? मैम आ गया समझ। ठीक, ये समझ आ गया। ठीक। ये पता है क्या, तुम्हारी ना तो पूरी हिंदी समझ में आती, बेटा लाइट भाग गई है, हो सकता है ये क्लास जा सकती है। क्या था? assessment for learning and assessment of learning. असेसमेंट फॉर और ऑफ, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगला है आपका डिफरेंस बताना है आपको, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर का मतलब यानी कि आपका असेसमेंट करना टीचिंग के दौरान ही आपका असेसमेंट करना, जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ इसी के दौरान मुझे ये देखना कि कौन सा बच्चे को समझ में आया है, कौन से बच्चे को समझ में नहीं आया है, या किस बच्चे का पढ़ने में ध्यान है। यानी कि आपके पढ़ाई के दौरान जो असेसमेंट हो रहा है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑफ का मतलब बाद में, जब आपकी क्लास खत्म हो गई उसके बाद रिजल्ट देखना मैंने, ठीक है, तुम्हारा टेस्ट लेके, वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इसकी, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पहले वाला है असेसमेंट फॉर और अगले वाला है असेसमेंट ऑफ। इसका आकलन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अर्थात इसमें साक्षर और निरक्षर का कोई भेद नहीं होता है। आकलन इसमें फर्स्ट बताया गया है, इसमें कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर सकता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना या ज्ञानी होना जरूरी है। देखो भाई, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब, मान लो आपकी मम्मी आपको खाना बनाना सिखा रही है, ठीक है, तो सिखाने की प्रक्रिया के दौरान मान लो वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो भी देख के बता सकती है कि आपको खाना बनाना समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आपकी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये क्या है, टीचिंग से रिलेटेड है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इसका बाद में रिजल्ट प्रिपेयर कर सकता है। आगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग थ्योरेटिकल नॉलेज का उपयोग प्रैक्टिकल जीवन में कैसे करना है इसकी शिक्षा प्रदान करती है। यानी कि थ्योरी में स्कूल में जो हमने पढ़ा उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर आया। और ऑफ लर्निंग में रिसर्च करता बालक के ज्ञान को महत्व न देकर सभी के हित में होता है और शिक्षण विधियों का निर्माण करता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसमें साइकोलॉजी के अनुसार ये ज्ञान को महत्व न देकर यानी कि सभी के हित के लिए होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सभी के लिए होती है। उसमें सिर्फ ये देखना था असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग में कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं। मेरे को ये बताइए, 2 पॉइंट क्लियर हुए हैं? यस मैम। क्योंकि तभी पूरा समझ में आ पाएगा बेटा। आगे देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर दूसरे का क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है, दूसरे की असेसमेंट करता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसकी क्या होती है, कुछ
मेथड्स होते हैं जो टाइम के टाइम चेंज होते रहते हैं और उन मेथड्स के द्वारा ही हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। जैसे आप अपने सबमिटिव एग्जाम लेते हो, ठीक है, एग्जाम आपके क्या है, पढ़ाई, यानी कि आपका जो पढ़ाई थी वो खत्म हो गई और उसके बाद एग्जाम लिए जा रहे हैं और उसके असेसमेंट फॉर लर्निंग, जैसे मैं साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, असेसमेंट फॉर हो जाएगा। आगे है ये बालक की व्यवहारिक और वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये बच्चे को प्रैक्टिकल और रियल लाइफ के एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। और दूसरे वाला, इसमें थ्योरेटिकल पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप एग्जाम दे रहे हो, थ्योरी का ही एग्जाम दे रहे हो, है ना, लिख रहे हो पेपर में, तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यद्यपि दोनों में सामंजस्य पर ध्यान दिया जाने लगा, यानी कि दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा होता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दी जाती है। आगे है असेसमेंट फॉर लर्निंग, बालक द्वारा सफल जीवन जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान से आती, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये माना गया कि बच्चे को जो सफलता है, मान लो वो कितनी किताबें पढ़ ले, अगर उसको नॉलेज नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है, जिसको वह यूज नहीं कर सकता। इसमें ये बात बोली गई है। फिर से कट लग गया लाइट का, ठीक है। क्या है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें बच्चे के लिए क्या क्या है, लर्निंग की प्रोसेस को का एडजस्टमेंट किया जाता है। इसमें आकलन वास्तव में इसमें क्या है, पहले वाले में जो आपका असेसमेंट है वास्तव में बच्चों के जो सोशल एक्टिविटीज है उसमें भाग लेने, समस्याओं के समाधान आदि का पता लगा चलता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए थ्योरेटिकल और पुस्तकीय अभ्यास, समस्याओं के समाधान और टीचिंग मेथड आदि का आकलन किया जाता है। इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारी लर्निंग व टीचिंग प्रोसेस के अंत में आकलन की सूचना को सम्मिलित किया जाता है। और इसमें क्या है, आपका अधिगम के लिए आकलन में सूचनाएं लर्निंग और शिक्षण प्रक्रिया के मध्य ही एकत्रित की जाती है। बालक द्वारा समाज के प्रति किया गया आचरण, समाज द्वारा अपने कर्णधारों को प्रदान किया जा रहा ज्ञान, अरे बड़ी डिफिकल्ट हिंदी दे रखी है, मिक्स पढ़ाने में ही मजा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में तो क्या है भैया, आपकी जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको लर्निंग के दौरान ही दी जाती है और उसमें जितनी भी सूचनाएं हैं वो अंत में आ जाती है, ठीक है। अब क्या है, इसमें ये फॉर्मल माध्यम से दिया जाता है और एक क्या है आपका बाल समाज के प्रति दिया गया, समाज द्वारा अपने एक तो क्या होता है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये क्या किया जा रहा है, हमारा फॉर्मल वे में चल रही है आपकी टीचिंग। और बाद वाला क्या है, उसके लिए भी दिया जा सकता है, आप घर से भी चीजें सीख सकते हो। बालकों को सामाजिक परंपराओं का व्यवहारिक ज्ञान गतिविधियों के माध्यम से स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। बालकों को सामाजिक नियम, परंपरा, रीति रिवाज आदि का सैद्धांतिक रूप से प्राप्त होता है स्वयं ही। देखो भाई, एक जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग थी उसमें तो क्या था, स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। और दूसरे में क्या है, सैद्धांतिक तौर पर, थ्योरेटिकल तौर पर जब है क्लास में पढ़ता है तब जाके उसको ज्ञान होता है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, कंफ्यूजन वाला इसलिए है क्योंकि बिल्कुल प्योर हिंदी लिख रखी है आपकी। इसमें 10 पॉइंट दे रखे हैं, 5-6 पॉइंट आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। यस मैम। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो पॉइंट आप कर लेना। समझ में आया है या सिर के ऊपर से गया सब कुछ इसका? आया है कुछ पल्ले, आया है समझ में? यस मैम, 4-5 पॉइंट तो अच्छे से आ ही गए हैं। कुछ तो ये हो गया ना, बीच में इतनी लाइट ने कट कर दिया, दिमाग तो यहीं पे खराब हो गया। अब इसके ना पीछे से देखो एक बार, शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो इवैल्यूएशन क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा है असेसमेंट से क्या अभिप्राय है। तीसरा क्वेश्चन है इवैल्यूएशंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में कोई 3 अंतर बताइए। 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है।
जितना ये पढ़ा है ये कर लेना और 4 क्वेश्चन आप ये कर लेना, ठीक है। दूसरी क्लास नहीं लूंगी।